हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाइनटेल फॉक्स 1938 के सीजन 2 के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। तो जिन लोगों ने इस ड्रामा का सीजन 1 देखा है उनको तो कंफ्यूजन नहीं होगी, पर जिन्होंने नहीं देखा है मैं ट्राई करूंगी कि आपको शॉर्ट में समझा पाऊं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ईयर 1938 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम अपने ड्रामा के मेन लीड लियोन, जो कि एक नाइनटेल फॉक्स है, उसे देखते हैं और वो बंधा हुआ था। तभी वहाँ पर जापानीज सोल्जर्स आ जाते हैं और उससे जापानीज लैंग्वेज में कहते हैं कि तुम ही हो ना वो कोरियन जिसने जोंगरेंग स्टेशन पर बॉम्ब फेंका था। और तभी लियोन का फोन बजने लगता है, जो देखकर सोल्जर्स डर जाते हैं क्योंकि उस टाइम में तो फोन होते नहीं थे। लियोन खुद को छुड़ाकर कहता है कि देख तू क्या बकवास कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अनएजुकेटेड हूँ यार, सी सेट भी नहीं दिया मैंने तो। वैसे तुमने मेरी चीज देखी, वो छोटा सा पत्थर है और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सोल्जर को कुछ समझ नहीं आता तो वो लियोन पर फायर कर देता है, पर लियोन तो फॉक्स है, उस पर कौन सा असर होने वाला था। तो उसके बाद वो सोल्जर पर ही बंदूक तान देता है। तो सोल्जर कहता है कि कौन है भाई तू। तो लियोन उसे शूट करके कहता है कि मैं जोसन का नाइनटेल फॉक्स, और हमारा फॉक्स एक ह्यूमन से बहुत प्यार करता है और वो पहले एक माउंटेन गॉड था और उसे मिंट चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है, पर उसे डेंटिस्ट से बहुत नफरत है। और इंट्रो देने के बाद वो एक एक करके सबको मार देता है, पर एक लास्ट सोल्जर बचता है। तो लियोन उससे उसकी गन मांगता है और किसी पर फायर कर देता है। एंड ये है ली रैंग, लियोन का छोटा भाई, जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ फॉक्स है, और ये लियोन से बहुत नफरत करता है। रीजन मैं आपको आगे बताऊंगी। लियोन कहता है कि कितनी बार कहा है तुझे स्मोकिंग छोड़ दे। तो ली रैंग अपनी बड़ी राइफल से लियोन को शूट कर देता है और उसके पास आकर कहता है कि ब्रदर तुम अब भी जिंदा हो। एक्चुअली अपने भाई से प्यार भी करता है और नफरत भी, क्योंकि सीजन 1 यानी ईयर 2020 में ली रैंग ने अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, और उसने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल ये ईयर 1938 है, तो ली रैंग लियोन से अच्छी खासी वाली नफरत करता है। फिर इन दोनों में फाइट होने लगती है और लियोन अपने 1938 में वापस आने का रीजन बताता है और सीन 2020 में वापस जाता है, जहाँ लियोन अपनी वाइफ जिया के साथ बहुत खुश था, लेकिन उसके साथ रहने के लिए उसे बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ा था। कई सौ साल पहले लियोन एक माउंटेन गॉड था और तब भी उसे जिया की पहली बर्थ आयोम से प्यार हो गया था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो मर जाती है। तो लियोन अपनी ड्यूटी, अपना माउंटेन और अपना भाई ली रैंग सबको छोड़कर चला जाता है, और यही रीजन था जिसकी वजह से ली रैंग लियोन से बहुत नफरत करता था, क्योंकि एक ह्यूमन के लिए लियोन ने सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद कई सालों तक इन दोनों भाइयों में बहुत फाइट होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन सीजन 1 के विलन को मारने के लिए लियोन को उसके साथ ही मरना पड़ता है, लेकिन उसका दोबारा जन्म हो जाता है ली रैंग की वजह से, क्योंकि वो खुद को अपने भाई के लिए सैक्रिफाइस कर देता है और उससे लास्ट विश करता है कि काश हम दोबारा मिल पाए। अपने भाई की डेथ के 4 महीने बाद लियोन डेथ्स का डेटा रखने वाली तलुपा के पास आता है और कहता है कि तुम जो कहोगी मैं सब करूंगा, मुझे अपने भाई को कैसे भी करके वापस लाना है। तो तलुपा उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसमें कंडीशन होती है कि ली रैंग बस तभी वापस आ सकता है जब लियोन सारे नेगेटिव डीमंस को पनिश करेगा जो ह्यूमंस को जीने नहीं दे रहे हैं, और ये सब उसे तब तक करना पड़ेगा जब तक तलुपा कहेगी। लेकिन लियोन को इमोर्टैलिटी नहीं चाहिए थी, इसलिए वो एक कंडीशन ऐड कराता है कि ये सब वो सिर्फ तब तक करेगा जब तक उसकी वाइफ जिया जिंदा है, और जिस दिन वो मर जाएगी वो भी उसी दिन उसी के साथ मर जाएगा। तो तलुपा मान जाती है। लियोन धीरे धीरे करके सारे डीमंस को मारने लगता है ताकि ली रैंग जल्दी वापस आ जाए, पर तभी एक सस्पिशियस मास्क मैन की एंट्री होती है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोन को चुरा लेता है, और इसी स्टोन की वजह से लाइफ, डेथ और इविल स्पिरिट्स के बीच में बॉर्डर बना रहता था। लेकिन अब ये स्टोन चोरी हो गया है तो वो बॉर्डर हट जाता है। नेक्स्ट सीन में लियोन कैफे में अपनी वाइफ का वेट कर रहा था, तभी उसके पास योन योंग आते हैं और ये तलुपा के हस्बैंड है, और वो उसे स्टोन के बारे में सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि स्टोन के जाने की वजह से इविल स्पिरिट्स आजाद हो गई थी। नेक्स्ट सीन में तलुपा लियोन को एक स्पेशल वॉच देती है और उससे उस मास्क मैन से उस स्टोन को वापस लाने के लिए कहती है, और उससे कहती है कि कैसे भी करके 5 बजे तक वापस आ जाना, वरना ये डोर लॉक हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे। तो लियोन वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे शिंजू, जो हमेशा लियोन के साथ रहता था, वो भी चला जाता है और लियोन 1938 में आ जाता है। एंड ये वो टाइम है जब जापान ने कोरिया को टेक ओवर कर लिया था एंड कोरियंस अपने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे, और लियोन इस टाइम में आकर बहुत इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 16 घंटे बचे थे। तभी एक लेडी उसके पास आती है जो वाटर स्नेल ब्राइड थी, और वो लियोन को पहचान लेती है, लेकिन ये उस टाइम के लियोन को पहचानती है। ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं, पर तभी वो लेडी उसी मास्कमैन को नोटिस करती है, तो लियोन उसका पीछा करने लगता है और इन दोनों में थोड़ी बहुत फाइट भी होती है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी प्रोफेशनल चोर था, एंड ये इस ड्रामा का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर हम कियोरी को देखते हैं जो कि सीजन 1 में शिंजो की वाइफ थी, पर फिलहाल ये कियोरी नहीं है, यूनो है, और ये एक रिपोर्टर है और एक फ्रीडम फाइटर भी। तभी वहाँ पर बहुत सारे
जापानीज सोल्जर्स आ जाते हैं और यूनो बस बॉम्ब फेंकने वाली होती है, पर तभी लियोन और मास्कमैन वहाँ आकर गिर जाते हैं और वो स्टोन भी बाहर आ जाता है। सोल्जर्स इन दोनों पर बंदूक तान देते हैं और तभी यूनो बॉम्ब फेंक देती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। लियोन उस स्टोन को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर तभी वो चोर उस स्टोन को उठाकर भाग जाता है। वो चोर अपने साथियों के साथ भाग जाता है तो लियोन भी उसका पीछा करने लगता है और उन्हें शूट करने लगता है, पर ये सब लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। दैट मीन्स कि ये सब ह्यूमंस तो नहीं थे। फिर ये चोर एक प्लेस पर आ जाता है और बॉस बॉस चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ पर ली रैंक की एंट्री होती है और लियोन ली रैंक को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे हग कर लेता है और कहता है कि थैंक गॉड तुम जिंदा हो। पर ली रैंक उस पर अटैक करने लगता है तो लियोन कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और वो उस चोर से स्टोन मांगने लगता है। सीन शिंजू पर शिफ्ट होता है और ये भी एक फॉक्स है और लियोन का राइट हैंड, और लियोन इस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है और ये एनिमल्स की भाषाओं को समझ सकता है। नेक्स्ट सीन में लियोन ली रैंक को बांध देता है और उसे कहता है कि ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी, तुम एक गैंग के लीडर हो, तुम ये सब कर रहे हो 30 साल से। खैर ये सब मेरी गलती है, मैंने अपनी बिलव्ड वन को खोने के बाद तुम्हारा ध्यान नहीं रखा और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। जिसकी बातें सुनकर ली रैंक थोड़ा सा शांत हो जाता है तो लियोन उसे खोल देता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ बैठ जाते हैं जहाँ ली रैंक अपने बाकी के मेंबर्स के बारे में बताता है कि ये सब वुल्व्स हैं। फिर ली रैंक लियोन को एक वाइन पिलाता है पर उसे खुद नहीं पीता और नेक्स्ट मोमेंट पे लियोन बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ये सारे सोल्जर्स यूनो के पीछे पड़े थे और तभी उसे गोली लग जाती है और वो एक आदमी से टकरा जाती है। ये आदमी पहले तो पिटने का ड्रामा करता है पर उसके बाद कहता है कि आग से बचकर, और तभी वो सोल्जर्स जलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में आदमी यूनो को अपने घर ले आता है और उसके बैंडेज कर देता है। यूनो इससे इसका नाम पूछती है तो ये अपना नाम चेनमो योंग बताता है एंड ये इस ड्रामा का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट सीन में शिंजू एक ऐसे ट्रक में फंस जाता है जहाँ पर जापानीज सोल्जर्स कोरियंस को मारने के लिए ले जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम वही सीन देखते हैं जो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। तो सीन फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद ली रैंक लियोन पर अटैक कर देता है और लियोन हटता भी नहीं है। तो ली रैंक कहता है कि तुम हटे क्यों नहीं, तो लियोन कहता है कि बिना इसके तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, इसलिए प्लीज मुझसे नफरत करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो और ये सब कुछ छोड़ दो और प्लीज खुश रहो। तो ली रैंक कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे तुम मरने वाले हो। तो लियोन कहता है कि मर तो नहीं रहा पर मुझे जाना पड़ेगा। लियोन जाने लगता है तो ली रैंक फिर से सैड हो जाता है और कहता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, जब ऐसे ही जाना था तो आए क्यों थे, अच्छा बनकर मुझे दोबारा छोड़कर जाने के लिए। तो लियोन कहता है कि किसने कहा मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, और तभी वो मास्कमैन ली रैंक को स्टैब कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। लियोन ली रैंक के पास आता है तो ली रैंक कहता है कि मुझे म्योंग लेकर चलो। नेक्स्ट सीन में यूनो चुपकर भागने की कोशिश कर रही थी पर तभी एक डिटेक्टिव उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है, पर तभी वहाँ पर जापानीज आर्मी का चीफ कमिश्नर आ जाता है, रियोहे कातो, एंड ये इस ड्रामा का मेन विलन है और ये यूनो को बचा लेता है क्योंकि एक्चुअल में यूनो का रियल नेम गिनको तवारा था और वो शो तवारा सबसे रिचेस्ट मैन की बेटी है और हमारे मेन विलन की सिस्टर इन लॉ। डिटेक्टिव यूनो से माफी मांगता है पर वो उसे माफ नहीं करती और उसका राइट पैर कटवा देती है। नेक्स्ट सीन में लियोन ली रैंक को म्योंग ले आता है जहाँ वो एक बुढ़े आदमी से टकरा जाता है। लियोन उसे एक रूम में लेटाकर बाहर आ जाता है और वहाँ वो एक यंग आदमी को नोटिस करता है एंड ये वही ओल्ड मैन था जो लियोन से टकराया था। उसके बाद लियोन इसके पीछे का रीजन पता करने जाता है जहाँ उसे एक ओल्ड मैन, उसकी बेटी और एक हैंडसम मैन दिखता है और वो ओल्ड मैन खुद को यंग बनाने के लिए अपनी बेटी को सैक्रिफाइस कर देता है और वो हैंडसम मैन उस आदमी को यंग बना देता है। उसके बाद लियोन उसके पास आकर पूछता है कि कौन हो तुम, तो वो हैंडसम मैन अपना नाम लॉन्ग लिविंग दोंगबाक सक बताता है और ये एक टर्टल है और इसकी लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा होती है। तो लियोन कहता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ स्पैन चाहिए अपने भाई को बचाने के लिए। तो टर्टल कहता है कि हर डील का एक प्राइस होता है। तो लियोन उसके गर्दन पे तलवार रख देता है। तो टर्टल कहता है कि मार दो मुझे, पर लियोन उसे मार नहीं पाता। तो टर्टल कहता है कि मैं अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकता और इधर ली रैंक को होश आ जाता है पर ये बस उसकी सोल थी। वो उस मेट से बात करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता तो वो लियोन को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में टर्टल लियोन से कहता है कि तुम्हें इस बॉक्स से एक बॉल को निकालना होगा और जो भी उस बॉल पर लिखा होगा उसके बदले में अपनी लाइफ तुम्हें दे दूंगा और वो पैसा, प्यार, लक, फेम और उतुरी स्वॉर्ड कुछ भी हो सकता है। तो लियोन कहता है कि तुम्हें वो स्वॉर्ड क्यों चाहिए। तो टर्टल कहता है क्योंकि इकलौती वही स्वॉर्ड मुझे मार सकती है। मैं हजारों साल जी चुका हूँ और अब मैं जीना नहीं चाहता। जिनसे मैं प्यार करता था और जो मुझसे प्यार करते थे वो सब चले गए। तो लियोन उस बॉल को निकाल देता है और उसमें उतुरी स्वॉर्ड ही आता है और इनकी सारी बातें ली रैंक सुन लेता है। नेक्स्ट सीन में ली रैंक लियोन के आर पार जाकर उसको अपनी एग्जिस्टेंस फील कराने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। बाहर जाके लियोन मेट से कुछ कहकर वहाँ से चला जाता है तो ली रैंक भी उसका पीछा करने लगता है पर वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाता। नेक्स्ट सीन में हम 1938 के लियोन को देखते हैं क्योंकि इस टाइम में उतुरी स्वॉर्ड उसी के पास थी और ये अपनी लव्ड वन आम के जाने के बहुत कम में था और बहुत उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था और लियोन अपनी खुद की पास्ट हरकतों को देखकर बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रहा था। पास लियोन सो जाता है तो मौका देखकर लियोन उस स्वॉर्ड को उठा लेता है पर तभी पास लियोन जाग जाता है पर उसे लगता है कि सामने एक मिरर है तो वो दोबारा सो जाता है। लियोन बाहर आ जाता है तो उसे बाहर आकर पास शिंजू मिल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और ली रैंक नोटिस करता है कि वो टर्टल उस बच्ची के पास आता है
और उससे उसकी सारी लाइफ छीन लेता है और उसे ओल्ड बना देता है। तो ली रैंग कहता है कि मतलब ये अपनी लाइफ स्पैन शेयर नहीं करता बल्कि लोगों से उनकी लाइफ छीनता है। मुझे लियोन को बताना पड़ेगा, जिसकी आवाज टर्टल सुन लेता है पर वो उसे देख नहीं पाता। तो वो अपने लोगों से ली रैंग की बॉडी को लाने के लिए कहता है। इधर लियोन पास शिंजू को पागल बनाकर निकल लेता है, पर शिंजू जैसे ही अंदर जाता है उससे सब कुछ पता चल जाता है और पास लियोन प्रेजेंट लियोन के सामने आ जाता है। फिर इन दोनों के बीच में बहुत फनी फाइट होती है, पर तभी लियोन उसे चिया का फोटो दिखा देता है और कहता है कि आई एम रीबॉर्न हो चुकी है, और फिर वो उसके सर पे पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग ली रैंग की बॉडी लेने जाते हैं, पर वहाँ पर उसकी बॉडी नहीं होती और इधर मेड्स उसकी बॉडी को छुपा देती हैं। ये लोग मेड्स के रूम के बाहर आ जाते हैं, पर वो मेड उसे किसी मैडम का नाम लेकर डरा देती है और कहते हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते। तो ये सब यहाँ से चले जाते हैं। ली रैंग उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ वो मेड कहती है कि कस्टमर ने हमसे इन्हें सेफ रखने की रिक्वेस्ट की थी और मैडम ने भी हमें परमिशन दे दी, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। जहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उस टाइम लियोन ने इस मेड से कहा था कि मुझे यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं है, तो अगर मैं रात तक वापस ना आऊँ तो मेरे भाई को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देना। पर तभी ये सब लोग रूम में आ जाते हैं। फाइनली लियोन वापस आ जाता है, लेकिन ली रैंग उसे कुछ नहीं बता पाता। पर तभी वो नोटिस करता है कि वो बच्ची उसे देख पा रही थी। लियोन उस स्वॉर्ड को देने से पहले कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला ना, इस बॉक्स में टोटल 44 बॉल्स थी और उन सब पर उतरी स्वॉर्ड ही लिखा था। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ? तो टर्टल कहता है जब तुम्हें पता था तो तुम ये स्वॉर्ड लेकर क्यों आए? क्योंकि ये स्वॉर्ड मुझे मार सकती है इसलिए। तो लियोन कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, है ना? तो टर्टल कहता है कि नॉर्मली मैं तो ह्यूमंस की लाइफ पर जीता हूँ और जिन्हें मैं यंग बनाता हूँ वो 3 दिन बाद फिर से बुढ़े हो जाते हैं, पर इतने में यहाँ से गायब हो जाता हूँ। पर तुम मुझे तब भी नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारा भाई मेरा हॉस्टेज है। तो लियोन को बहुत गुस्सा आता है और उसके पास बस 25 मिनट बचे थे वापस जाने के लिए। वो उसको स्टैप करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। फिर इन दोनों में भी फाइट होती है, पर तभी ली रैंग उस बच्ची की बॉडी को पजेस करके वहाँ जाता है और फिर ये दोनों मिलकर एक स्पेल बोलना स्टार्ट कर देते हैं और वो टर्टल अपनी रियल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी गर्दन पर एक निशान दिखने लगता है। तो लियोन वहीं स्टैप कर देता है और वो टर्टल तुरंत मर जाता है और लोगों की लाइफ उन्हें वापस मिल जाती है और ली रैंग भी वापस जिंदा हो जाता है और वो बच्ची फिर से यंग हो जाती है। पर इधर 5 बज चुके थे और दरवाजा बंद हो जाता है और लियोन वापस नहीं जा पाता। नेक्स्ट सीन में हम अपनी ड्रामा की एक और मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है रियो होंगजू, और ये कौन है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल ये लियोन से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और अपनी सबसे बड़ी तलवार मंगाती है। नेक्स्ट डे हम एक ट्रेन देखते हैं जिसके अंदर होंगजू, शिंजू, ली रैंग के गैंग मेंबर्स, ली रैंग और लियोन होते हैं और इसी मूवमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।